1968 का साल, न्यू कैस्टल, इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर। सड़कों पर बच्चों की हंसी, खेल-कूद की आवाजें और एक आम जिंदगी की चहल पहल। लेकिन एक दिन ये सब एक खौफ में बदल गया। 11 साल की बच्ची मैरी बेल, इसे देखकर कोई भी कहता ये तो बस एक मासूम बच्ची है। उसने ऐसा कांड किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सिर्फ स्टेज में ही 2 मासूम बच्चों की हत्या। ऐसी कहानी जो मासूमियत और क्रूरता के बीच पतली रेखा को उजागर करती है। एक बच्ची सीरियल किलर हो सकती है? आइए इस खौफनाक कहानी को हर डिटेल के साथ खोलते हैं ताकि आप इस मिस्ट्री के साथ तक जुड़े रहें। 26 मई 1957 कैस्टल के स्कॉलवुड इलाके में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था मैरी फ्लोरा बेल। लेकिन मैरी की जिंदगी की शुरुआत किसी परिकथा से दूर थी। उसका बचपन दर्द, उपेक्षा और हिंसा की काली छाया में बीता। मैरी की मां का नाम बेटी एमसी क्रिकेट था, जो सिर्फ 16 साल की थी जब मैरी पैदा हुई। बेटी एक सेक्स वर्कर थी जो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर ग्लासगो या दूसरी जगहों पर बिजनेस ट्रिप पर चली जाती थी, या ये कहें बेटी की लाइफ बहुत ही ट्रैवलिंग थी। इन ट्रिप्स में मैरी और उसके भाई बहन पड़ोसियों या रिश्तेदारों के भरोसे रहते हैं। मैरी के पिता डबली बेल एक हिंसक शराबी और क्रिमिनल थे जिसका नाम आम रॉबरी और चोरी जैसे क्राइम्स में जुड़े थे। लेकिन एक बड़ा मिस्ट्री ये भी है कि बेली शायद मैरी के असली पिता थे भी या नहीं। मैरी की माँ यानी बेटी की जिंदगी में कई पुरुष थे और मैरी को कभी पिता का प्यार मिला ही नहीं। मैरी का बचपन प्यार और देखभाल से खाली था। जन्म के कुछ ही मिनट बाद जब नर्स ने मैरी को बेटी के हाथों में देना चाहा, तब बेटी चिल्लाई और बोली, टेक दिस थिंग अवे फ्रॉम मी, इस चीज को मुझसे दूर ले जाओ। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैरी के साथ अभी उसकी कई कहानियां सामने आई। कभी उसे पहली मंजिल की सीढ़ी से एक्सीडेंटली गिराया गया और कभी उसे स्लीपिंग पिल्स खिलाकर बेहोश किया गया। पड़ोसी बताते थे कि बेटी ने मैरी को एडॉप्शन के लिए देना भी चाहा और वह कोशिश नाकाम रही। मैरी को कई बार बेटी के क्लाइंट के साथ जाना पड़ता था जहां उसे अनुचित और डिस्टर्बिंग चीजें देखनी पड़ती थी। इन सब के दौरान मैरी की एज लगभग 5 के आसपास थी और ये सब उसके नन्हे दिमाग पर एक गहरा असर डाल रहा था। स्कूल में मैरी का व्यवहार भी सभी के प्रति स्ट्रेंजर टाइप का था। वो अचानक गुस्सा हो जाती, छोटे बच्चे को धमकाती, उन्हें रेत में दबाकर या गला दबाकर डराती। एक बार उसने एक बच्चे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो चोटिल हो गया। टीचर और क्लासमेट कहते हैं मैरी की आंखों में एक गंडक थी, एक ऐसी गंडक जो किसी बच्चों की नहीं होनी चाहिए थी। वो झूठ बोलती, चेयर चुराती और अटेंशन के लिए अजीब अजीब हरकतें करती। साइकोलॉजिस्ट बाद में कहते हैं ये सब उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज का नतीजा है। लेकिन क्या ये सिर्फ शरारती थी या भयानक भविष्य का संकेत? आइए अगले हिस्से में देखते हैं कैसे मैरी की दुनिया और डार्क हो गई। 25 मई 1968 मैरी का 11वां बर्थडे बस एक दिन दूर था। स्कॉटवुड की एक सुनसान इमारत में उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसे हमेशा के लिए इनफेमस बना दिया। 4 साल का मासूम मार्टिन ब्राउन जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैरी उसे एक खाली रूम में ले गई जहां मैरी ने उसका गला घोंट दिया। मैरी का छोटा सा शरीर फर्श पर बेसुध पड़ा था, मुंह पर खून और झांक के निशान। मैरी ने न सिर्फ उसकी जान ली बल्कि बाद में मार्टिन के परिवार को एक चिलिंग नोट लिखा, मैंने मार्टिन को मारा, देखो क्या होता है। ये नोट उसकी क्रूरता और खतरनाक दिमाग की पहली झलक थी। और केस पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस को शुरू में लगा कि ये एक एक्सीडेंट है। मार्टिन के शरीर पर हिंसा के साफ निशान नहीं थे, नो ब्रूसेस, नो कट्स। पोस्टमार्टम में डेथ का कारण अनक्लियर रहा, इसलिए इसे ट्रैजिक एक्सीडेंट मान लिया गया। लेकिन मैरी रुकी नहीं, उसने अपनी 13 साल की पड़ोसी दोस्त नॉर्मा बेल को भी अपने साथ शामिल कर लिया। उसने साथ मिलकर नर्सरी स्कूल में वैंडलिज्म किया, जहां दीवारें तोड़ी, किताबें फाड़ी और कई नोट्स छोड़े। इनमें लिखा था, मैंने मार्टिन को मारा, तुम्हारा क्या होगा, या वी मर्डर, वॉच आउट। पुलिस ने इसे बच्चों की फ्रेंड समझकर इग्नोर किया, लेकिन नॉर्मा बाद में मैरी के कुछ सच बताती है कि मैरी अक्सर डेथ और मर्डर की बातें करती थी, जैसे कि कोई एक चैलेंजिंग गेम हो। क्या ये सिर्फ चाइल्डहुड बिहेवियर था या एक सीरियल किलर का जन्म? आइए अगले हिस्से में देखते हैं कैसे मैरी ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मार्टिन की मौत के 2 महीने बाद यानी 31 जुलाई 1968
मैरी ने फिर एक मासूम का निशाना बनाया। इस बार शिकार था सिर्फ 3 साल का ब्रियन हॉवे। मैरी और नॉर्मा ने ब्रियन को एक सुनसान कचरे से भरी जगह पर ले जाकर उसका गला घोट दिया। लेकिन इस बार मैरी ने सारी हदें पार कर दी। उसने ब्रियन के शरीर को मुटिलेट किया, पेट पर चाकू से एम और एन जैसे निशान बनाए। उसने बाल काटे और प्राइवेट पार्ट पर क्रूशियल चोट पहुंचाई। सब एक बच्चे की हरकत नहीं बल्कि एक साइकोपाथ की क्रूरल्टी थी। पुलिस को ब्रियन का शव कचरे के ढेर के पास मिला। वो दृश्य इतना शॉकिंग था कि अनुभवी ऑफिसर अचंभित रह गए। उसके बाद पुलिस का शक अब और गहरा हो गया और फिर पुलिस ने मैरी और नॉर्मा को स्कूल के बाहर सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से पकड़ा गया। पूछताछ में नॉर्मा टूट गई और सारा ब्लेम मैरी पर डाला। उसने बताया कि मैरी ने उससे पूछा था, अगर किसी का गला दबा दो तो क्या वो मर जाता है। मैरी की रिएक्शन पुलिस को स्टन कर गई। वो बिना किसी रिमोर्स या फियर के अपने एक्शन के बारे में बात करती थी जैसे ये कोई ऑर्डिनरी बात हो। दिसंबर 1968 में न्यूकास्टल असाइज कोर्ट में मैरी का ट्रायल शुरू हुआ। 11 साल की उम्र में वो ब्रियन की यंगेस्ट किलर बन चुकी थी। साइकियाट्रिस्ट्स ने गवाही दी कि मैरी में साइकोपैथिक टेंडेंसी थी। वो मर्डर सिर्फ फन और थ्रिल के लिए करती थी, बिना गिल्ट के। मैरी की माँ बेटी ने भी गवाही दी, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर गई। नॉर्मा को बली कर दिया गया क्योंकि वो मैरी के इन्फ्लुएंस में थी। मैरी को 2 मर्डर के लिए मैनस्लॉटर का दोषी ठहराया गया और आइडेंटिफाइड डिटेंशन की सजा दी गई। लेकिन क्या ये सजा मैरी को बदल सकती थी? आइए आगे जानते हैं। मैरी को 12 साल तक हिरासत में रखा गया। पहले उसे रिफॉर्मेटरी में भेजा गया जहां उसे एजुकेशन और काउंसलिंग दी गई। फिर अडल्ट जेल में ट्रांसफर किया गया। शुरू में मैरी रिबेलियस थी। वो स्टाफ से डरती, रूल्स तोड़ती और अपने एक्शन को जस्टिफाई करती। 1977 में 20 साल की उम्र में की लिटरेचर में इंटरेस्ट लिया और अपनी जिंदगी पर रिफ्लेक्ट किया। साइकियाट्रिस्ट्स का कहना था कि मैरी का बिहेवियर उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा और नेग्लेक्ट अब्यूज और ब्रोकन फैमिली का रिजल्ट था। प्रॉपर केयर और थेरेपी से वो इम्प्रूव हो सकती थी। 1980 में 23 साल की उम्र में मैरी को रिलीज कर दिया गया। कोर्ट ने उसे नई आइडेंटिटी दी, नया नाम, नई जगह, ताकि वो मीडिया और पब्लिक स्क्रूटिनी से बचे। आज 68 साल की मैरी अपनी डॉटर और ग्रैंड डॉटर के साथ एनोनिमस लाइफ जी रही है। 1984 में उसकी डॉटर पैदा हुई जिसे मैरी ने कभी अपनी पास्ट के बारे में नहीं बताया। लेकिन 1998 में क्रियस अनहिट नाम की बुक ने मैरी की आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दी और उसे फिर छिपना पड़ा। मैरी ने इंटरव्यू में कहा वो अपनी गलतियों से सीख चुकी हैं और नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन बटा हुआ था। कुछ का मानना था कि इतनी हॉरिफिक क्राइम्स करने वाली बच्ची को इतनी जल्दी रिलीज करना गलत था। क्या वो फिर क्राइम कर सकती थी? दूसरों का कहना था कि मैरी का बचपन ही उसे इस रास्ते पर ले गया और सोसाइटी ने उसे बचाने में फेलियर दिखाई। क्या मैरी सचमुच बदली थी या सिर्फ मीडिया और पब्लिक से छुपी हुई थी? दोस्तों, मैरी बेल की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की स्टोरी नहीं, ये एक मिरर है जो सोसाइटी और पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाती है। क्या मैरी का वायलेंट बिहेवियर, उसकी माँ बेटी, नेग्लेक्ट, अब्यूज एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट का नतीजा था? स्कूल, नेबर्स या सोशल सर्विस समय रहते मैरी को बचा सकते थे? और सबसे बड़ा सवाल, एक बच्चा इतनी कम उम्र में इतना भयानक क्राइम्स कर दे, उसे सेकेंड चांस मिलना चाहिए, उसे हमेशा के लिए सजा भुगतनी चाहिए? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और ट्रॉमा का कॉम्बिनेशन किसी को मॉन्स्टर बना सकता है। मैरी का केस आज भी क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी में स्टडीज है कि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज को रोका जा सके। लेकिन मैरी बेल की कहानी हमें एक सबक और देती है, इनोसेंस और क्रूरता के बीच लाइन बहुत ही पतली हो सकती है। अगर हम बच्चों की मेंटल हेल्थ और अपब्रिंगिंग पर ध्यान दें तो शायद ऐसी कहानियां कम हों। आप क्या समझते हैं, मैरी बेल एक मॉन्स्टर थी या सोसाइटी और सर्कमस्टांसेस की विक्टिम? क्या उसे माफ किया जा सकता था? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी थॉट प्रोवोकिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।